नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और रोज़ाना की तरह मेरे साथ मनोज पांडे हैं और सनी शरद भी हैं। आप लोग धीरे धीरे करके एक एक करके आप इस लाइव सेशन में आप लोग सबसे पहले जुड़ जाइए और उसके बाद हम लोग जो आज का मुद्दा है उस पर बातचीत करेंगे। कल के लाइव सेशन में भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था कि कल जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी कर रखी है बाबूलाल मरांडी के पदभार का, उसको लेकर के आज क्या क्या हुआ रांची में, और ये जो दूर दराज और सुदूरवर्ती इलाके से जो भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे उनमें किस तरीके का उत्साह देखा गया, इन सारी तमाम चीज़ों पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे। और ख़ास करके जो लाइव का जो कैप्शन है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें हमने ये लिखा है कि दीपक प्रकाश जो अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं, उनको नई जिम्मेवारी ये मिली है। जब आज औपचारिक तौर पे ये जो कार्यक्रम हुआ पदभार ग्रहण का और उसके बाद ये जो एक मिलन समारोह हुआ, उसमें किस तरीके से दीपक प्रकाश एक्टिव रहे, कब वो जो है भावुक हो गए और कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह देखा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस पूरे कार्यक्रम पे क्या रिएक्ट किया है, किस तरीके से जो है बाबूलाल मरांडी के ऊपर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमला किया है, इस पूरे लाइव डिस्कशन में हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इसका क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले तो सनी शरद से हम लोग बातचीत करेंगे। वजह यही है कि ये पूरा जो पदभार ग्रहण से लेकर के जो मिलन समारोह का जो कार्यक्रम रहा उसको ये काफ़ी नज़दीक से जो है कवर आज किए हैं। सनी, सबसे पहले तो ये बताइए, वो तमाम दर्शकों को जो आज निगाह बनाए हुए थे बाबूलाल मरांडी के पदभार ग्रहण पे, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, समर्थक हों या फिर दूसरे दल के भी हों, क्या हुआ, कब इन्होंने पार्टी ऑफिस में पदभार ग्रहण किया और उसके बाद क्या क्या कुछ हुआ? देखिए, करीब 10:30 बजे के आसपास बाबूलाल मरांडी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके थे और वो उसी दौरान जो है सबसे पहले तो वहाँ सनातन रीति रिवाज से जो है पूजा पाठ हुआ, उसके बाद हवन हुआ और उसके बाद ही बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष के चेंबर में प्रवेश किए। फर्स्ट फ्लोर पर अध्यक्ष के चेंबर के बाहर एक बरामदा है, उसी बरामदा में ये पूजा पाठ हुआ और उसके बाद अध्यक्ष के चेंबर में गए, जहाँ पर दीपक प्रकाश अपनी कुर्सी पर बाबूलाल मरांडी को बैठाए, एक तरह से कुर्सी को उन्होंने सौंपा और उसी कुर्सी पर बैठकर सबसे पहले बाबूलाल मरांडी प्रेस से बात किए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 14 के 14 लोकसभा सीट जीतेंगे और विधानसभा जो उसके बाद चुनाव होगा उसमें भी यहाँ पर झारखंड में भाजपा की सरकार बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कार्यक्रम है, कार्यक्रम स्थल पर बातचीत करेंगे। करीब 2-3 मिनट तक उन्होंने बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बीजेपी के नेताओं का उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया कि उन पर जो है विश्वास जताया गया और उन्हें जिम्मा सौंपा गया है। उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय से करीब 2 किलोमीटर दूर जो डीपीएस स्कूल के पास कार्निवल हॉल था, वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित था। पहले से सैकड़ों हजारों की संख्या में बीजेपी के जो समर्थक नेता हैं वो पहुँचे हुए थे। हालांकि बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर भी उतनी ही लगभग भीड़ थी, क्योंकि हर कोई वहाँ भी मिलकर उन्हें बधाई देना चाहता था। लेकिन पार्टी के नेताओं ने कहा कि सभी को कहा कि आप लोग वहीं पर चलिए, वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष जी सबसे मिलेंगे। तो पदभार ग्रहण तो बीजेपी कार्यालय में कर लिए। उसके बाद स्नेह मिलन का कार्यक्रम था, तो स्नेह मिलन कार्यक्रम में जैसे ही बाबूलाल मरांडी पहुंचे, पहले से तैयारी थी, ढोल नगाड़े अबीर गुलाल के साथ बाबूलाल मरांडी का एकदम बाहर से लेकर अंदर तक स्वागत हुआ। उसके बाद वो मंच पर पहुंचे। मंच पर तमाम जो नेता हैं वो मौजूद थे। कड़िया मुंडा बैठे थे, समीर उरांव बैठे थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बैठे हुए थे। तो कई जो सांसद हैं झारखंड में वो लोग बैठे हुए थे, संजय सेठ थे, तो और विधायक जितने भी थे वो सामने बैठे थे और तमाम जितने भी बीजेपी के नेता जो राज्य भर से पहुंचे हुए थे वो बैठे हुए थे। कार्यक्रम तो दिन भर का यही रहा और अभी बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया है कि मैंने आधिकारिक रूप से झारखंड भाजपा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। संगठन को शिखर पर ले जाना, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की रक्षा तथा जनता के मुद्दों को लेकर सरकार से तीखे सवाल पूछना हमारी प्राथमिकता है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही प्राइवेट लिमिटेड सरकार अब अंतिम सांसें गिन रही है। झारखंड पर कलंक लगाने वालों का अंत निकट है। हमें मिलकर झारखंड में विकास तथा विश्वास की एक सशक्त सरकार बनाना है।
झारखंड में भाजपा को लाना है। तो ये मतलब पदभार कुल ग्रहण मिलाकर के जो कार्यक्रम आज दिन भर हुआ है, इसमें और कुछ मैं जोड़ना चाहूँगा। ये तो अभी बाबूलाल का ट्वीट आया था तो मैं पढ़ दिया। चूँकि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वैदिक और सनातन रीति रिवाज से पूजा अर्चना और सब कुछ हुआ, लेकिन बाबूलाल मरांडी जब वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद आदिवासी परंपरा के तहत जो है उनका स्वागत हुआ, और उसके बाद जनजातीय समुदाय के जो धर्मगुरु हैं अलग अलग, वो संथाल परगना से लेकर अलग अलग जगह से जो पहुँचे थे, उन्होंने बाबूलाल मरांडी का मंच पर स्वागत किया और अपने अपने तरीके से अलग अलग चीज़, वो पत्ता का जो ताज होता है वो पहनाए, कोई चादर ओढ़ाया, कोई पगड़ी बांध कर जो है बाबूलाल मरांडी की कहीं ना कहीं ताजपोशी टाइप से उस हिसाब से किया गया। तो ये सब कुछ आज के कार्यक्रम में देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात ये रही कि बाबूलाल मरांडी जब तक उस जो कार्निवल का बड़ा हॉल था उसमें अंतिम व्यक्ति बाबूलाल मरांडी को मिलकर बधाई नहीं दिया, तब तक बाबूलाल मरांडी मंच से उतरे नहीं, वो बने रहे। ये आज का कार्यक्रम हुआ। आप लोग जो नए दर्शक जो जुड़े हैं, शेयर भी कर दीजिए इस लाइव को ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। इस लाइव में बने रहिए, हम लोग आपको बताएंगे कि बाबूलाल मरांडी कब जो है वो भाषण देते देते रुक गए और मंच पे किस तरीके से लोगों को बैठाने का अरेंजमेंट किया गया था, मंच से क्या संदेश दिया गया। और दूसरी बात है कि ये जो दीपक प्रकाश जो भावुक हो गए, क्यों भावुक हो गए, इसको लेकर के भी सनी जो है आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहले एक सवाल जो है पांडे जी से ले रहे हैं, और सवाल ये है पांडे जी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वैसे तो बाबूलाल मरांडी के ऊपर बार बार ये जहाँ मुँह बोलते रहा है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। आज कितने देर तक बातचीत हुई और किस पे बातचीत हुई? आज पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस डेडिकेटेड था बाबूलाल को, और आधा घंटा समय मिला उनको जेएमएम की ओर से, या उनका पुराना इतिहास से लेके अभी तक के चीज़ों को बताया गया। और एक तरीके से बताया गया कि भाई ये आदिवासी के नेता नहीं है, ट्राइबल के नेता नहीं है, और भाजपा इतनी कमज़ोर पार्टी है कि उनको पहले तो विधायक दल का नेता नहीं मिल रहा था, अब पार्टी का अध्यक्ष नहीं मिल रहा था, तो निर्यात करके ही लाया जा रहा था। मतलब आधे घंटे तक झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये बताया कि आदिवासियों के नेता बाबूलाल मरांडी नहीं है, जिसको लेकर के बीजेपी उत्साहित है। बिल्कुल, वो बताया गया। फिर डोमिसाइल से शुरू हो के कहानी और प्रभात तारा में अमित शाह को गले लगाने तक पूरा इतिहास एक बार बताया गया कि किस तरीके से बाबूलाल जी मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब ये तो बता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा काफ़ी करीब से बाबूलाल पे नज़र रख रहा है। हाँ, मैंने ये सवाल भी किया कि अगर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी वर्तमान स्थिति ये है कि आधा घंटा अपना समय बाबूलाल को डेडिकेट कर दे तो माना जाए कि टेंशन ज़्यादा है। तो कहा गया कि नहीं, वो पुराने साथी थे ना, दगा दे गए ना, वो तो इस वजह से उनको इतना समय तो डिज़र्व करते हैं, तो इसलिए दिया गया। फिर तीन जो जैसे इसमें मध्य प्रदेश में कहा जाता है 3 भाजपा, एक कहा जाता है नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा। तो उसी तरीके से बताया गया कि झारखंड में भी अब 5 भाजपा है। तो बोले कौन कौन भाजपा भाई? एक नाराज भाजपा, एक तीनों मुख्यमंत्री के भाजपा, एक दीपक प्रकाश की भाजपा, और एक मतलब नहीं, ये सवाल का जवाब दीपक प्रकाश ने दिया है बाकायदा। सनी सरद ने सवाल किया था। अभी मैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी का वीडियो एडिट कर रहा था, तो उन्होंने तो कहा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, इस टाइप का स्लोगन उन्होंने दिया, लगातार बोलते हैं वो। उन्होंने कहा कि एक पुराना भाजपा, एक अर्जुन भाजपा, एक रघुवर भाजपा, और एक बाबूलाल भाजपा, और एक नया भाजपा, नहीं एक जेवीएम भाजपा और एक नया भाजपा जिसमें कि बाबूलाल आए हुए हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने परिभाषित किया। तंजात्मक तौर पे सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये भी कहा कि रांची के जो मॉल हैं वो दूर से मीनार टाइप से ही दिखते हैं, तो उन्होंने अपील किया कि उस मीनार के आसपास जाली लगा दिया जाए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाबूलाल कुतुब मीनार समझ के उस पर चढ़ के कूदने का प्रयास किए। वो एक तंज कर रहे थे, चूँकि आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी जब भाजपा में नहीं थे
तब वो अक्सर बोलते थे कि कुतुब मीनार से चढ़कर कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो आज फिर से सुप्रियो ये बयान जो है वो वायरल होते रहता है। देखिए, पॉलिटिक्स की खूबसूरती कह लीजिए या बदसूरती कह लीजिए या फिर समय की मांग कह लीजिए कि यही बाबूलाल मरांडी थे जब हेमंत सोरेन की सरकार बन रही थी, तो उस समय ये जेबीएम में थे और उस समय बाकायदा इन्होंने समर्थन का पत्र भी जारी किया था। अब बाबूलाल मरांडी चूंकि भाजपा में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के लोग जेएमएम पे और जेएमएम के लोग बीजेपी पे कमेंट करेंगे ही। और यही पॉलिटिक्स बात सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कहा कि अभी बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि लोकसभा चुनाव में चूंकि एक सीट भी नहीं जीतने वाले हैं, तो बाबूलाल का वैसे ही परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा, उसके बाद इन्हें हटा के मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाएगा, इस बाहरी को बनाया जाएगा। इसीलिए बाबूलाल को चूंकि बाहर करना है, तो बाहर कैसे होंगे? तो किसी को भी अगर नौकरी से निकालना होता है तो उसका परफॉर्मेंस पहले खराब कर देना होता है। तो बाबूलाल का परफॉर्मेंस खराब करने के लिए अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ऐसा सुप्रियो भट्टाचार्य बोल रहे हैं। हाँ, ये तो खैर समय तय करेगा। बाबूलाल तो बोल रहे हैं कि 14 सीट जीतेंगे, लेकिन एक सवाल ये है पांडे जी कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा रिएक्ट कर रहा है, जाहिर सी बात है कि अंदर से जो है एक छटपटाहट तो है कि अगर बाबूलाल मरांडी जैसा चेहरा सामने से अगर लड़ेगा तो क्या होगा, वो तो चुनाव परिणाम तय करेगा। लेकिन एक परेशानी तो दिखेगी चुनाव के दौरान, सामने से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सोरेन फैमिली से लड़ने में सक्षम है, जो पहले अपने आप को साबित किया है। एक आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो बताया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि आदिवासी के नेता नहीं हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का अगर हम लोग आज का जो मंच देखें और जिस तरीके से नेताओं को बैठाने का जो एक व्यवस्था आज किया गया था, नीलकंठ सिंह मुंडा, कड़िया मुंडा, उनके अलावे कई सारे समीर उरांव और ट्राइबल लीडर्स को जिस तरीके से सामने बैठा करके जो प्रोजेक्ट किया गया उस मंच के जरिए बाबूलाल जी के उस मिलन समारोह में, तो इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? एक तरफ जेएमएम बोल रहा है कि भाई आप आदिवासी के नेता नहीं हैं, दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ना सिर्फ आदिवासी के नेताओं को सामने बैठा रहे हैं मंच पे, बल्कि आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों के लोगों को भी बुलाया गया आज और धर्म गुरुओं को भी बुलाया गया। तो इसको कैसे देखना चाहिए और पब्लिक के बीच में कैसा मैसेज जाएगा? देखिए, जेएमएम इस बात को समझा रही है कि आपने जितने लोगों का नाम लिया कि जो मंच पर बैठे थे वो सब बीजेपी के नेता हैं, ट्राइबल के नेता नहीं हैं, वो बताने में है। और उसी श्रेणी में वो बाबूलाल मरांडी को भी रख रहे हैं कि वो ट्राइबल के लीडर नहीं हैं। बीजेपी के नेता हो सकते, उसमें क्या है एलर्जी? बीजेपी का नेता होना समीर उरांव का, बीजेपी का नेता होना नीलकंठ जी का, या बीजेपी के नेता होना पद्म भूषण हमारे कड़िया मुंडा जी का, अर्जुन मुंडा जी का, तो वो अर्जुन मुंडा को जी को एसोसिएट करते कि भाई उनका तो ग्रूमिंग जेएमएम में ही हुआ है, तो इस लिहाज से तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा संगठन में। मतलब अगर बाबूलाल जी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान देती है तो ट्राइबल नहीं जाएगा। वहीं बीजेपी की तरफ से कोशिश क्या है कि बीजेपी दिखा रही है कि सिर्फ बाबूलाल जी बिना मेहनत किए ही ट्राइबल में इतने लोकप्रिय हैं कि ट्राइबल खुद से पहुंच रहा है, वो संख्या कम है। देखिए, अब ये डिफरेंसेस जो आम दर्शक को समझना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। अभी बीजेपी के संगठन में एसटी मोर्चा हो या तमाम लोग हो, उसमें वैसा कोई प्रखर वक्ता या प्रखर गांव के लोग नहीं थे जो चुनाव के दौरान ये जाके ट्राइबल गांव में कहे कि भाई जेएमएम को वोट मत देना, कांग्रेस को वोट मत देना, आरजेडी को वोट मत। चूंकि ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं तो बीच में रोक रहे हैं, अगर बाद में स्लिप न कर जाए। बाबूलाल मरांडी जब भाषण दे रहे थे और उस दौरान जब पीछे से मतलब जहाँ पे लोग बैठे हुए थे वहाँ से लोग नारेबाजी कर रहे थे जिंदाबाद का, और जो अमूमन जो कार्यकर्ता लोग लगाते हैं, तो बाबूलाल ने भी कहा कि भाई यहाँ पे जिंदाबाद मत करो, अपने क्षेत्र में जाओ और वहाँ पे नारा लगाओ, यहाँ जिंदाबाद से कुछ होना नहीं है। नहीं। और दूसरी बात आप देखिए, ललपनिया एक जगह है जो मतलब पूरे संथाल समाज के मतलब वो कह सकते कि हर कुछ है संथाल समाज के लिए, जो लुगुबुरु का है। वहाँ से खुद अगर धर्मगुरु आते हैं तो अगर वो कल तस्वीर वहाँ जाएगी तो स्वतः बहुत कुछ कह दिया जाएगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आज के कार्यक्रम का एक व्यापक मैसेज जाएगा। हाँ, वो तैयार किया गया था मंच उसी तरीके से कि किस लोगों की तस्वीर बाबूलाल के साथ अगर स्नेह के साथ जाए तो इसका क्या मैसेज इम्पैक्ट जाएगा समाज में।
वो चीज़ आप देखने को मिला। नहीं, एक चीज़ जो सनी कार्यक्रम के पहले जो हुआ, अगर हम लोग, आप भी कार्यक्रम में गए थे और जब देर से हम भी कार्यक्रम में पहुंचे वहाँ पे कवर करने, तो उसके बाद एक चीज़ जो सामने, अगर जैसे ही पूरा आप उस जहाँ पे कार्यक्रम में हो रहा था, एंट्री पे छोटे छोटे 2 तस्वीर थे ऊपर में, प्रधानमंत्री मोदी का और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सामने सिंगल एक आदमी का तस्वीर था, बहुत बड़ा, अंदर मंच पर। हाँ। नहीं, ये पूरे वो जो कार्निवल का जो मेन जो मुख्य द्वार था वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे बाबूलाल मरांडी का एकमात्र तस्वीर था। अमूमन इस तरीके से नहीं देखा जाता है, प्रदेश के नेताओं को भी जो है तरजीह, दूसरे बड़े नेताओं को भी जो है छोटा तस्वीर ही लेकिन लगता है, लेकिन 3 तस्वीर मुख्य द्वार पे दिखा आने वालों को, जो भी तकरीबन 2-2.5 हज़ार कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ जरूर पहुंचे थे वहाँ पे। तो उसमें यही दिखा कि बाबूलाल मरांडी जो सबसे बड़ा तस्वीर, और बाकी जो 2 तस्वीरें थी प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा की, तो ये सब भी तो एक मैसेज लोगों के भीतर देने का कोशिश किया गया तस्वीरों के जरिए। अब बिल्कुल तस्वीरों के जरिए किया गया, और रास्ते में एक और केंद्रीय नेता की तस्वीर थी, राजनाथ सिंह की तस्वीर लगी थी। हाँ, वो रास्ते में रास्ते में, हाँ। अंदर फिर आप देखिएगा मंच पर, तो वहाँ पर भी वही तस्वीर थी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जो बाहर एक तरफ बाबूलाल मरांडी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, और किसी तीसरे की तस्वीर नहीं थी। तो देखिए, ये तो 1 मैन शो का कल्चर तो शुरू हो ही गया है, वो सेंट्रल से लेके स्टेट तक। अब चूंकि स्टेट में बाबूलाल मरांडी ही आज सबसे बड़े चेहरा थे। अब बाबूलाल मरांडी कैसे मंच पर, चूंकि पहले से ये चर्चा थी कि भाई रघुवर दास से मिले, अर्जुन मुंडा से मिले, ये तीनों बड़े नेता एक तस्वीर में आ गए, तो अचानक से ही सही, लेकिन दोनों का कार्यक्रम तय हो गया और बाबूलाल मरांडी अकेले बच गए। सिर्फ तस्वीर में ही बाबूलाल मरांडी नहीं थे, मंच पर भी आप देखिए, तो पहले हम लोग जो चर्चा कर चुके थे बड़े नामों का, उसमें भी बाबूलाल मरांडी अकेले थे, और ताकि कोई असहज फील नहीं करे, मुझे लगता है। अब हालांकि ये अचानक से हुआ, संयोग से हुआ, एक रणनीति के तहत संयोग है या प्रयोग है वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये तस्वीर के साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई कि बाबूलाल मरांडी हैं, और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, हालांकि जो कार्यक्रम का स्थल था वो छोटा पड़ गया क्योंकि भीड़ इतनी थी। अब 2 वजह से उसको चुना गया होगा उस जगह को, एक तो बारिश का मौसम है कि बारिश होने पर दिक्कत नहीं हो, और दूसरी ये भी वजह होगी कि कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि इतनी भीड़ आ सकती है। मुझे लगता है कि कहीं और बड़ी जगह पर होता तो और ज़्यादा कार्यकर्ता भी आ सकते थे और एक शक्ति प्रदर्शन टाइप से भी हो सकता था। लेकिन ठीक है, जितनी उम्मीद थी मुझे लगता है कि उतनी भीड़ तो आई, और यही वजह है ज़्यादा भीड़, उससे ज़्यादा जितने लोग कार्निवल हॉल के अंदर थे उतने ही लोग लगभग बाहर ही थे, लगातार घूम रहे थे, बात कर रहे थे, और अलग अलग छोटे छोटे पैकेट से लोग पहुँचे थे। बरहेट से लेकर पलामू, फिर इधर सिमडेगा, हर तरफ से जो है बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे थे, और वो सुबह से ही लगे हुए थे बीजेपी दफ्तर से लेकर कार्निवल हॉल तक। मतलब जो कोई भी बस से या ट्रेन से पहुंचा, होटल में तैयार हुआ, और उसके बाद सब बीजेपी दफ्तर के आसपास घूमना शुरू कर दिए, कोई बुके लेके, कोई ऐसे ही। तो कुल मिला के जो बाबूलाल का भी जो पूरा सटल गेस्चर दिखा, उसमें तो लगा कि हाँ, मतलब एनर्जी तो उसी दिन आ गया था, उसमें लगा कि 2-4 पॉइंट आज और बाबूलाल की एनर्जी जो है बढ़ी है। अच्छा, एक जो सवाल ये है, और बहुत लोग चर्चा भी कर रहे हैं, हालांकि वो एक तकनीकी पहलू था जिसके वजह से बाबूलाल मरांडी भाषण देते देते रह गए, भाषण भी अपना पूरा नहीं कर पाए। सनी आपको बताएंगे कि बाबूलाल मरांडी किन वजहों से जो है वो भाषण नहीं दे पाए। अच्छा, दरअसल हुआ क्या था कि कार्यक्रम में जब बाबूलाल मरांडी जी को बुलाया गया भाषण देने के लिए, तो वो अपनी बात भी पूरी तरीके से नहीं कह पाए, बीच में ही जो है उनका भाषण अधूरा रह गया, और फिर वो बैठ गए अपने कुर्सी पे। देखिए, बाबूलाल मरांडी जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं, और उसके बाद तमाम जो उपचुनाव वगैरह और कहीं भी जा रहे हैं, तो या तो सामने से या फिर नहीं तो कहीं लाइव पर या जो वीडियो मिलता है उसमें भाषण मैं सुनता हूँ, तो जो कनेक्शन आज बाबूलाल मरांडी के भाषण में था वो इससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम रहता था। आज लगा कि वो थोड़ा सा उसमें दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही वो मंच पे गए बोलने के लिए, तो इधर से नारा लगने लगा, जो होता है अक्सर पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने नेता को खुश करने के लिए कि बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद नारा लगाने लगे। तो बाबूलाल बोले कि हो गया हो गया हो गया, यहाँ नहीं,
क्षेत्र में नारा लगाना है और काम करना है। उसके बाद बाबूलाल मरांडी बोलना शुरू किए। मुझे लगता है कि वो कोई पॉइंटर भी लेकर नहीं गए थे, कोई भाषण लिख कर भी नहीं गए थे, वो ऐसे ही बोले जा रहे थे। और उनका बोलने के दौरान एक लय भी टूटा। एक बार लगा कि उनका भाषण खत्म हो गया, फिर शुरू हुए, फिर हेमंत सोरेन की सरकार, सोरेन परिवार, फिर बोलते 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 अभी वो बोल ही रहे थे। मतलब वो अपने भाषण को एक तरह से समेट ही रहे थे। 4-5 मिनट में उनका भाषण लग रहा था कि ख़त्म हो गया। तो सुनते सुनते मैं भी अब नीचे देखने लगा था, तो अचानक से मुझे लगा कि आवाज़ नहीं आ रही है। तो देखा तो बाबूलाल की आवाज़ ही छीन ली गई है, ऐसा लगा। वो बोल रहे हैं, मुंह चल रहा है, लेकिन इतनी भीड़ है कि कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है। वो कोशिश किए कि माइक बंद हो गया है, फिर भी बोले, लेकिन वो बोल रहे थे, वही सुन रहे थे। फिर कार्यकर्ता जो है सब मतलब ये हो गए, शॉक्ड हो गए कि आखिर क्या हो गया कि भाई आज ही प्रदेश अध्यक्ष बने और आज ही माइक बंद हो गया। यार लोकल में तो ये भी बोला जाता है कि जतरा कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। मतलब आसपास जहाँ मैं कार्यकर्ता के बीच बैठा था वो चर्चा कर रहे थे। तो हालांकि बहुत कोशिश किया गया कि माइक किसी तरह ठीक किया जाए, लेकिन वो ठीक हुआ नहीं। 5-7 मिनट तक खड़ा बोलते 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 जो है हाथ उठा के वहीं से भारत माता की जय की और उसके बाद चले गए। बाबूलाल मरांडी जैसे जाकर बैठे, उधर से बालमुकुंद साहब की आवाज़ आ गई। मतलब बाबूलाल बैठे और आवाज़ आ गई। अब ये षड्यंत्र था या टेक्निकल फॉल्ट था, पता नहीं क्या। ये तो टेक्निकल फॉल्ट ही होगा। आप लोग बने रहिए। आखिर में हम लोग बातचीत करेंगे कि दीपक प्रकाश क्यों भावुक हो गए, और कुछ सवाल भी लेंगे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप सवाल भी कमेंट के जरिए आप कर सकते हैं, ताकि हम लोग आखिर में जो है, आखिर का जो 5 मिनट बचेगा उसमें हम लोग उन सवालों का जवाब देंगे। पांडे जी, एक चीज़ जो थोड़ा दूसरे तरीके से दिखा झारखंड में, खास करके जो पॉलिटिकल खबरों को मैं कवर करता हूं, तो वो चीज़ नहीं दिख पाता है। बाबूलाल मरांडी आखिर तक कार्यक्रम के समापन के बाद जो है सारे नेता चले गए, बाबूलाल मरांडी अकेले मंच पे थे और बाकी पूरे हॉल में कार्यकर्ता भरे पड़े थे। एक एक आदमी, मैं देख रहा था कि 40-45 मिनट तक कतार में लग करके जो है लोग गए, उनको बधाई दे रहे थे, कोई आशीर्वाद ले रहे थे। तो इस तरीके का ये जो बॉन्डिंग दिख रहा है कार्यकर्ताओं को, जैसे कई कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने जो बातचीत की, अब उन लोगों को लग रहा है कि ये जो नाउमीदी जो छाया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, एक उम्मीद सा जग गया है। और ये जो एक उम्मीद का जगना और दूसरा अपने नेताओं से इस तरीके का कनेक्शन कि भाई 50 मिनट तक हम लाइन में लगे हुए हैं, लाइन लग करके, जैसे लोग राशन लेते हैं, रेलवे का टिकट लेते हैं, उस तरीके से देखा कि घंटों लाइन लग करके लोग जो है सिर्फ बधाई देने जा रहे हैं, एक फूल देने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। तो ये कनेक्शन कैसा है और इसका क्या असर पड़ने वाला है? सबसे ज़्यादा संगठन में इसी चीज़ का असर होता है। अगर नेता भरे समाज में किसी अपने कार्यकर्ता को उसके नाम से सिर्फ पुकार लेता है तो उसकी जो सीना होता है 56 इंच से बड़ा हो जाता है। मतलब मोदी जी से भी बड़ा? हाँ, अगर मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे। नहीं, ऐसा होता है जब भरे समाज में अगर कोई छोटे गांव का कार्यकर्ता है और उसको जो नेता आया प्रदेश से या केंद्र से और सम्मानजनक तौर पे कर लेगा। आप इसी से इमेजिन कर लीजिए कि बाबूलाल मरांडी को बिहार बुलाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, और मंच पे जब उन्होंने बुलाया और कहा क्या बाबूलाल जी, तो बाबूलाल जी कई दिनों तक टैग कर कर रखकर, पिंड कर कर रखे हुए थे जब उस तस्वीर को, हाँ उस वीडियो को, कि सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री मोदी ने पीठ ठोक दिया। हाँ, तो वो जब इतने लेवल पे पहुंचने के बाद भी अगर कार्यकर्ताओं को रहता है कि हमारा नेता हमको इस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है, तो छोटा कार्यकर्ता जो 365 दिन पार्टी के कार्यक्रमों को करता है, लेकिन उसको उस तरीके से लाइमलाइट नहीं मिल पाता। प्रदेश में क्या है, आप भी लेते हैं बयान, हम भी लेते हैं, डिबेट में टीवी में बैठते हैं, अखबारों में छपते हैं, सब कुछ होता है। एक जिला स्तर पे सोचिए, वहाँ पे जिस कार्यकर्ता के पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल से जाना होता है, कई बार संवाद सही टाइम पे पहुंचाने के लिए नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, वहाँ तक जाके कि अरे कल 8 बजे फलना जगह प्रोग्राम है। तो जब वो सब अरेंजमेंट करता है और जब वहाँ के कोई प्रदेश का नेता जाता है और उसको भरी सभा में नाम से पुकारता है या गांव में पुकारता है, तो उसको लगता है कि मेरा मेहनत सफल हुआ। जब 45 मिनट कार्यकर्ता आप कह रहे हैं कि इंतजार किए कि मिलेंगे, और बाबू इंतजार मतलब कतार में लग करके वो लोग वेट किए कि भाई मेरा नंबर आए, और बाबूलाल जी भी वैसे ही रिस्पॉन्ड किए। हो सकता था कि बाबूलाल जी का एक उम्र भी है, हर तरीके से अपना है, उतना देर खड़ा रहना, भाषण देना और सबसे खड़े होके मिलना,
तो उसमें भी कई बार इनवाइट हो जाता है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस होता है। सबको एक साथ एक बार बस फोटो खिंचाना होता है, धन्यवाद बोलना होता है, फिर भी वो किए, तो ये दिखाता है कि कनेक्ट है, मतलब कमिटमेंट है अपने हाँ। कार्यकर्ताओं के प्रति, कार्यकर्ताओं के प्रति कमिटमेंट है। और यही कमिटमेंट है जो बाबूलाल को जो है पूरे झारखंड में सर्वाधिक दौरा भी कराता है। सनी जी, ये जो दीपक प्रकाश जो भावुक हुए, वो कैसे हुआ, और वो काफ़ी वायरल भी हो रहा है, दर्शक तक लगता है कि ये पहुंचा भी होगा कंटेंट फॉलोअप के जरिए। ये दीपक प्रकाश मंच से बोल रहे थे और बोलने के दौरान वो बता रहे थे कि 3 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या कुछ किया, कैसे आंदोलन किया, विधानसभा का घेराव किया, लाठियाँ खाई, ये सब चीज़ बोल रहे थे। जब अंतिम उनका भाषण का जो अंतिम पैरा था, उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अचानक से उन्होंने कहा कि मैं आप सबों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी बात से, मेरे व्यवहार से, किसी भी चीज़ से अगर आप लोगों को, किसी को भी ठेस पहुंचा हो तो इसके लिए माफ़ी। और ये बोलते समय एक रुदन वाली जो आवाज़ होती है, तो वो मतलब लग रहा था कि हाँ वो रो देंगे। एक बार चश्मा के भीतर उंगली डालकर उन्होंने आंसू पोंछने और छुपाने की भी कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मतलब ये जो एक क्षण होता है, हम ही लोग अगर कहीं नौकरी कर रहे होते हैं और पता चलता है कि आज यहाँ का आखिरी दिन है, भले ही कितना ख़राब संस्था हो या कुछ भी हो, आंखों में आंसू आ जाता है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है कि लगता है कि अब मतलब यहाँ से जाना है, बहुत लंबा संबंध रहा, 1 साल का या जो भी हो। मतलब माहौल ऐसा हो जाता है, लगता है कि बेटी की विदाई वाला जो माहौल है वही एक माहौल थोड़ा सा हो गया था। और इसे लोग भी अच्छे तरीके से ही देख रहे हैं कि देखिए, एक तो किसी न किसी का कनेक्शन होता है। दीपक प्रकाश जब इतनी भीड़ देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि मैं इसका नेतृत्व करता था अब से ठीक 5 मिनट पहले तक, अब मैं पूर्व हो गया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मंच पर बड़ा छोटा भाषण उन्होंने दिया, लेकिन बहुत सटीक बातें कही कि जो भी बन रहा है वो पूर्व होना है, लेकिन एक कार्यकर्ता ही है जो पूर्व नहीं होता है। कार्यकर्ता अगर सच्चे मन से है तो वो कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं हो सकता। और अगर जो नेता बन रहा है, अगर वो कार्यकर्ता को देखेगा तो वो पूर्व भी होगा, तो उसे बहुत तकलीफ नहीं होगी। तो उन्होंने बात बात में कहीं ना कहीं वो दीपक प्रकाश को एक मैसेज भी दे दिया। और उन्होंने बताया भी कि बाबूलाल मरांडी जो भाषण दे रहे थे, हालांकि आवाज़ भले ही बीच में बंद हो गई, लेकिन जो मैसेज उन्होंने एक कन्वे किया, एक बहुत सटीक बात बाबूलाल मरांडी ने कही कि आप लोग कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो सड़क पर उतरकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आप स्टेट के किसी नेता की बात का या निर्देश का इंतजार मत कीजिए, आप उतरिए, अप्रूवल मत मांगिए, आप कीजिए, आप उसका गलत का विरोध कीजिए, आपके साथ कुछ होगा तो हम लोग हैं लड़ने के लिए खड़ा। ये एक कॉन्फिडेंस उन्होंने, एक ऊर्जा जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के अंदर भरी। लेकिन दीपक प्रकाश चूँकि बोलने के दौरान भावुक हो गए थे, उसके बाद उनसे बातचीत भी हुई मेरी छोटी सी, और उस दौरान मैंने पूछा कि जब कोई भी छात्र जो है खुद से परीक्षा लिखता है तो खुद अपना वो आत्म मूल्यांकन रिजल्ट आने से पहले कर लेता है कि भाई मेरा 100 में 70 आएगा या डिस्टिंक्शन आएगा, नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मूल्यांकन तो छात्र नहीं करता है, वो कॉपी जांचने वाले ही करते हैं। लेकिन मैंने बोला कि वही कि आप खुद सेल्फ मूल्यांकन जो है वो क्या कीजिए कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने ये किया और उससे हम संतुष्ट हैं। मैंने पूछा भी कि कोई 1-2 काम जो आपको लगा हो कि और 1-2 साल मिलता मौका तो हम ये करते। फिर वो फिलोसफिकल बात उन्होंने कहा। मैंने पूछा कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व मिलने के बाद लग रहा है कि एक नया उत्साह का संचार हुआ है। तो उसमें भी डायरेक्ट बात नहीं करके फिलोसफिकल बात उन्होंने कही कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये सामूहिकता की पार्टी है और हर किसी में अपना एक ऊर्जा है, उत्साह है। कह रहे थे कि बाबूलाल की जगह पे कोई और होते तब भी यही माहौल रहता। मैंने ये भी पूछा कि ये माहौल देखने के लिए नहीं मिला है पहले, भले ही दीपक प्रकाश एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मैंने ये भी पूछा कि चूंकि पहले से यहाँ चर्चा है कि रघुवर गुट अलग है, अर्जुन गुट अलग है, अब चूंकि आप भी पूर्व हो गए तो कहीं दीपक गुट तो नहीं खड़ा हो जाएगा। तब उन्होंने फिर कहा कि नहीं, यहाँ कोई गुट नहीं है, यहाँ सिर्फ कमल गुट है और सब हम लोग मिलके कमल के लिए ही काम करते हैं।
आखिर में हम लोग जो कोई अगर सवाल है आप लोगों का तो वो सवाल ले लेते हैं। एक संदेश जो बाबूलाल मरांडी ने पूरे भाषण में अपने कार्यकर्ताओं को दिया, एक नारा दिया बाकायदा उन्होंने और कहा कि बूथ जीतो झारखंड जीतो, और यही नारा लेकर के आप लोग जाइए और आप लोग काम कीजिए। अगर बूथ जीतते हैं तो झारखंड भी जीत जाएंगे, चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो। और एक मैसेज दिया लगातार 2 बार बाबूलाल मरांडी ने, आप ध्यान से देखे होंगे। जब वो गिरिडीह से भी आए तो वो कहे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने की सूचना दीपक प्रकाश ने दी। बार बार बोल रहे थे, मतलब एक तरीके से दीपक प्रकाश को जो है कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को पीठ पीछे कुछ चल रहा था। हाँ, वो आज भी बोला उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में, ताकि ये कहीं मैसेज ना जाए कि भाई किसी को हटा के किसी को बनाया गया। बोले ये सामान्य प्रोसेस है और अध्यक्ष जी ने ही हमको सूचना दिया कि आपको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, आप आइए। अच्छा, ये बार बार ये बोलना, जिस दिन घोषणा हुआ था बाबूलाल मरांडी गिरिडीह से जब आए पार्टी ऑफिस, उस दिन दीपक प्रकाश तो नहीं थे, लेकिन आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा जो पदाधिकारी हैं पार्टी के वो लोग थे। उस दौरान भी बाबूलाल मरांडी ने ये बातें कही। आज सभा इसमें मिलन समारोह में भी उन्होंने कहा। तो क्या बाबूलाल मरांडी के मन में कुछ ऐसा चल रहा है क्या कि दीपक प्रकाश को हो सकता है कि ये लग रहा हो कि बाबूलाल जी पीछे से खेल कर दिए, हम तो अच्छे खासे चला रहे थे पार्टी? नहीं, सामान्य तौर पे इस तरीके का वो लोग कहते हैं जो, मान लीजिए एक बात इस बात में सच्चाई है, दूसरी बात यह है कि एक बार छोटे मास में कहा, पत्रकारों को कहा, लिमिटेड आदमी को कहा, अब एक बड़े मास को कन्वे किया ये बात कि देखिए, मतलब हम जिस अवस्था में हैं दीपक प्रकाश जी भी हैं, ऐसा नहीं है कि दीपक प्रकाश जी छोटे हो गए। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए सभी। इन्हीं को जानकारी थी। हाँ, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और ये बीजेपी की परंपरा को वो बता रहे थे कि किस तरीके से हेल्दी परंपरा यहाँ पे निर्माण किया जाता है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो, मतलब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अपने आगे आने वाले को बोलते हैं कि भाई आइए आपके लिए सीट खाली कर रहे हैं। खैर सनी जी, कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। ज़्यादातर लोगों ने तो अपनी राय रखी है कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद फायदा होगा, नुकसान होगा। वो बता रहे हैं कि कितनी सीट बीजेपी जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी। सतीश मिश्रा जी का एक सवाल है कि रांची, धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो जैसे कुर्मी बहुल क्षेत्रों में बाबूलाल कैसे करिश्मा दिखा पाएंगे, जबकि अभी आदिवासी बनाम कुर्मी की लड़ाई अंदर ही अंदर काफ़ी सुलगी हुई है। क्या महतो वोट शिफ्ट नहीं होगा? ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके तब जब इन इलाकों में जो कुर्मी जाति से जो युवा हैं, खास करके युवकों की अगर बात करें, कल भी हजारीबाग में कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि कल जो झारखंडी भाषा खतियानी पार्टी है उनका एक कार्यक्रम भी है और उसमें लिख रहे हैं कि करीब 50,000 1 लाख लोग जो है शामिल होने वाले हैं। वैसे में सतीश मिश्रा जी के सवाल का क्या जवाब होगा पांडे जी? देखिए, एक बात बता देते हैं, जो एक कुर्मी समाज का वोट है, यहाँ 2 पार्टियां ऐसी है जो उसका बल्क में लेती हैं, एक जेएमएम और एक आजसू। आजसू एनडीए का हिस्सा है। बाबूलाल मरांडी ऐड ऑन कर सकते हैं अपने व्यवहार से, अपने कुशलता से। एक उदाहरण के तौर पे आप देखिए, ढुल्लू महतो को नेता बनाने वाले बाबूलाल मरांडी हैं। लेकिन वो तो कुर्मी समाज से नहीं ना। हाँ, लेकिन मैसेज उन्हीं क्षेत्र से और बाघमारा से ही है। ठीक है, आप किस तरीके से नेता को एक क्रिएट करते हैं। दूसरी बात कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, आप देखिएगा, चाहे वो जो पहली बार बाबूलाल मरांडी ने जेबीएम के तहत चुनाव लड़ा 2009 में, फिर उसके बाद 14 में, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वोट उनको मिला कुर्मी जाति का। हाँ, तो इसलिए उसमें भी वो मान सकते हैं कि समान। इस बात में कुछ दम है क्या पांडे जी? आपके पास कोई जानकारी मिल रही है? जेपी पटेल जिस तरीके से आए मिलने बाबूलाल मरांडी से, और ये जो नेता विधायक दल को लेकर के जो रसाकसी चल रहा है या फिर पार्टी के भीतर जो विचार हो रही है, क्या जेपी पटेल के नाम पे भी कोई फैसला हो सकता है नेता विधायक दल के तौर पर? ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन चूँकि बीजेपी जो है वो चाहेगी कि कम से कम नेता विधायक दल जो हो और खासकर जो नेता प्रतिपक्ष हो वो सीनियर हो, थोड़ा उम्र में भी और तजुर्बे में भी। और जो सतीश जी का जो सवाल है, और जो झारखंड की राजनीति में कुर्मी युवाओं का जो खास करके जो एक जो देखने को मिल रहा है गुस्सा राज्य सरकार के प्रति, खिलाफ है, वही मैं बोल रहा हूँ, राज्य सरकार के प्रति, तो उसको भुनाने के लिए
ये कोशिश तो बीजेपी करेगी ही कि भाई कैसे महतो जाति के वोटरों को जो है अपने तरफ फिक्स कर लें। नहीं तो जो सरकार के खिलाफ गुस्सा है वो तो बीजेपी के लिए ऐसी स्वतः प्लस पॉइंट है। नहीं तो उसका तो एक विकल्प के तौर पे जयराम महतो ने एक पार्टी तो बना ही ली है, लेकिन इसी रसाकसी में जो है बीजेपी कैसे अपना जगह ढूंढेगी कुर्मी समाज के बीच में, सवाल यही है सतीश जी का। देखिए, जयराम महतो के लिए इस समय सबसे विकट परिस्थिति क्या है कि जब भी किसी चुनाव में आमने सामने का फाइट होता है तो तीसरा विकल्प पब्लिक ढूंढती ही नहीं। वोटर के दिमाग में दो ही होता है, इसको हराना है, इसको जिताना है। इसी लिहाज से वोटिंग होती है। आप इसी वजह से आप देखिएगा कि अपार बीजेपी के पास मतलब सब कुछ था, लेकिन सारा गठबंधन इवन जेवीएम तक मिलके भी उनको 12 सीट लाने से नहीं रोक पाया। और ठीक वही जो है आप देख लीजिए कि इस बार विधानसभा में अब क्या स्थिति हो गई। ये तो जयराम महतो के साथ भी हो सकता है ना, उनकी पार्टी के साथ भी जो युवा हैं, अगर मान लिया जाए कि युवा का वोट ही सिर्फ, अगर कुर्मी जाति में सभी वोट का नहीं वोट, लेकिन अगर सिर्फ युवा वोटर भी अगर जयराम के साथ जैसे खड़े हैं आज के डेट में, अगर यही भीड़ वोट में तब्दील हो जाती है तो नुकसान किसका होगा? वो तो एनडीए को ही होना है। वो दोनों को नुकसान होगा, सरकार को भी नुकसान होगा, यूपीए को भी और एनडीए को भी। अगर ये तीसरा मोर्चा का विकल्प के तौर पे दे रहे हैं तो दोनों को नुकसान होगा। लेकिन एक बात, इस बात को समझना होगा कि पार्टी सिर्फ लोकप्रियता या कार्यकर्ताओं की संख्या से नहीं चलती। पार्टी में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निक और संसाधन का ज़रूरत होता है जो अपनी बात चुनाव तक घर घर तक पहुंचा पाए। उस संसाधन को क्या जयराम महतो बना पाएंगे इतने कम समय में? सोशल मीडिया के दौर में बहुत अब आसान हो गया है कम्युनिकेशन। अब आप सीधे फेसबुक पे आए, हर कोई फेसबुक और यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहा है और तुरंत जो है पब्लिक कनेक्ट करती है। जयराम ऐसे भी अपने लोगों के बीच में तो वो हैं घर तक पहुंचे। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन आप यूट्यूब पे देखे हुए वीडियो को कितनी दिन तक याद रख पाते हैं? और एक सिनेमा जो आपने 9th क्लास में देखा होगा आज भी याद होगा आपको। यही अंतर होता है। तो यहाँ तो हर 10 मिनट पे आप आ सकते हैं ना। नहीं तो फेसबुक का यही है कि जो दर्शक के जहन में आज आपके लिए प्यार है, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है और जो नई पार्टी बनी है वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होने जा रहा है। ये मास जो आप भीड़ जो देख रहे हैं, ये भीड़ वोटर कन्वर्ट होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग वर्क होगा जयराम के लिए। ठीक है, और कोई सवाल है सनी जी? ये एक अंकित विश्वकर्मा जी लिखे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष चेंज करेगी? दो सवाल है कि क्या हार भी जाएगी और चेंज भी करेगी। हाँ, ये तो 2 सवाल है आपका कि अभी जो मौजूदा जो चीज़ है 14 लोकसभा सीट है और 12 सीट एनडीए के पास है। एनडीए में 11 बीजेपी और 1 आजसू के पास है। 2 जो बचता है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 कांग्रेस के पास है। चुनाव परिणाम जब आएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। सामान्य तौर पे इस तरीके का नहीं देखा जाता है। हार जीत के अलावा भी बीजेपी का जो कार्यकाल है अध्यक्ष का, उसको पूर्ण करने दिया जाता है। ये एक सवाल है इनका महेश प्रधान जी का कि सिंहभूम की सीटों पर बाबूलाल कुछ कमाल कर पाएंगे? ये तो भविष्य का सवाल है, इसके लिए उनको किसी योग्य पकड़ है कि नहीं? कोशिश तो होगी। और अब सवाल का जवाब यही होगा कि भविष्य में बताएं। नहीं सनी, देखिए कोशिश तो बिल्कुल होगी इनकी। और तब जबकि अर्जुन मुंडा और ये लोग जब आपस में मिल रहे हैं, रघुवर दास से भी मिल रहे हैं, तो ये 3 नेता अगर जाकर के उन इलाकों में प्रयास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले से ज़्यादा जो है फायदा बीजेपी को मिलना है। ठीक है, रवि शर्मा जी पूछ रहे हैं कि जिला अध्यक्ष का क्या होगा? मुझे लगता है कि नई कमेटी के बारे में ये पूछ रहे हैं। क्या ये पूछ रहे हैं कि ये जो अब मौजूदा जिला अध्यक्ष वगैरह हैं वो लोग एज इट इज रहेंगे या फिर उसमें बदलाव होना है? नहीं, नई कमेटी की गठन होगी और वो उसमें से कई जिला अध्यक्ष रह भी सकते हैं और कई नए को भी मौका मिल सकता है, कई बदल भी सकते हैं, जो कि अमूमन होता है। एक विपुल दुबे जी रेगुलर दर्शक हैं, ये रोज सवाल पूछते हैं। पूछे कि संथाल परगना की बहुसंख्यक भाषा अंगिका को बाहरी बताकर विरोध करने वालों का संथाल परगना में कितना असर होगा? यहाँ तक हम सवाल करें तो हमें भी बाहरी बता देते हैं। नहीं तो देखिए, सवाल बहुत संथाल में अगर संथाली समाज का एक वोट छोड़ दे तो बाकी एक बड़ा हिस्सा वहाँ से ऑलरेडी भाजपा के पास जाता है, कांग्रेस के पास जाता है। ये कई बार के चुनाव में देखा गया। और आप ये भी देख लीजिए
कि लोकसभा में भले ही बाबूलाल मरांडी 2 सीट मिले थे, कोई सीट नहीं गठबंधन मतलब 2 ही निकाल पाया, लेकिन सर्वाधिक वोट लाने वाले कौन थे? प्रदीप यादव थे। तो आप बोल रहे हैं कि गोड्डा पूरे संथाल के इलाके में नहीं, पूरे 14 लोकसभा में जो सबसे अधिक वोट किसी कोई ला पाया था उम्मीदवार, तो वो प्रदीप यादव थे। कोई और सतीश जी सवाल किए थे, आप चूंकि जवाब दिए उन्होंने लिखा है कि मनोज जी मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ, आज बीजेपी में कोई कुर्मी नेता नहीं और बाबूलाल जी का 2 वर्ग काफ़ी विरोध कर रहा है, कुर्मी और 50 साल से अधिक उम्र वाले बिहारी, मानिए न मानिए राह कठिन है। तो मुझे लगता है कि कुर्मी वोट को साधने के लिए, चूंकि आजसू गठबंधन में रहेगा, तो सुदेश महतो के जरिए कुछ, और ये तो जाहिर सी बात है, गठबंधन का मतलब क्या है, और आजसू को तो इसीलिए साथ ले रही है बीजेपी, तो चूंकि नहीं, लेकिन आप देख लीजिए, एक तो आजसू का साथ रहेगा, और ये कहना जेपी पटेल भी उसी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से कई विधायक आते हैं, ठीक है। अब रहा कि बाबूलाल को अगर नेतृत्व सौंपा गया तो पूर्णा देवी तो आज भी मंच पे बैठी हुई थी। वो क्यों सौंपा गया है? देखिए, बीजेपी पिछली बार सबसे खराब प्रदर्शन नहीं की थी, बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन 18 विधायक है, ठीक है। जब कांग्रेस के साथ बाबूलाल मरांडी का गठबंधन था, उस जमाने में यहाँ सबसे पुअर परफॉर्मेंस था। पिछली बार खराब परफॉर्मेंस नहीं, 52 लाख ये तीनों मिलके लाए थे, बीजेपी 50 लाख लाई थी। बाबूलाल को लाया गया ऐड ऑन करने, जो संपादक आमतौर पे करते हैं, खबर लिखी होती है, इसको काट के गोल और एंगल बताते हैं। इसीलिए आज उन्होंने सलाद का भी उदाहरण दिया कि सलाद खाने का भी मन नहीं हो तो परोसिए इस तरीके से कि एक आध पीस उठा ले, उसी इतना ही बस प्लस करना है बाबूलाल को, तो पार्टी मान रही है कि हम ग्रो कर जाएंगे। अच्छा, डब्लू घोष जी लिख रहे हैं कि पांडे जी झारखंड राज्य सूचना आयोग नियुक्ति के संबंध में कुछ बात कीजिए। मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष सूचना आयोग का तो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि राज्य में अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं है। इसको लेकर के बाकायदा हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा था विधानसभा स्पीकर से, और उसको लेकर के विधानसभा ने एक पत्र लिखा बीजेपी ऑफिस को, और बीजेपी की तरफ से जवाब भी दिया गया है। अब जबकि बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, और ये जो चर्चा है कि हो सकता है कि वो नेता विधायक दल से इस्तीफा दे दें और उसके बाद कोई अगर बनते हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि उनके बनते ही नेता प्रतिपक्ष बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, तब जाकर के सूचना आयोग या फिर बाकी के जो आयोग हैं उसको अध्यक्ष मिल जाएगा। कई लोग पूछ रहे हैं, रवि रंजन और उनके साथ साथ और एक लोग पूछे हैं नीतीश जी, कि क्या बीजेपी की तरह कांग्रेस भी अपना प्रदेश अध्यक्ष चेंज करेगी? इसकी चर्चा चल रही है और हम लोगों ने एक लाइव डिस्कशन भी किया था 4-5 दिन पहले। अगर आप जाएंगे तो आप उसमें समझ पाएंगे कि राजेश ठाकुर के बाद कौन कौन वो नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में है। अभी सुबोध कांता है, सुखदेव भगत और ये तमाम नाम है। हम लोग चूँकि अब उस मुद्दे पे ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं खींच पाएंगे, समय हो गया है। आप 4 दिन पहले का लाइव सेशन में आप चले जाइए तो आपको वो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस में क्या चल रहा है। सूरज गुप्ता जी लिख रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में सारठ के विधायक रणधीर सिंह जी कहीं दिखाई नहीं दिए, तो उनका कुछ कारण हो सकता है, चूँकि ज़्यादातर एमएलए आए थे, एमपी आए थे, कुछ जो नहीं आ पाए या तो फिर वो बाहर होंगे या फिर उनका कोई निजी वजह होगा। क्या इनको लेकर के कोई ऐसा तो नहीं है? रणधीर जी अभी तो देख लीजिए, एक अगर ठेठ बोली सुने कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरा है कि नहीं ऐसा कोई विचार रणधीर जी के मन में नहीं। बाबूलाल जी के पार्टी से ही जीत कर गए थे ना, इसीलिए ये सवाल है कि बाबूलाल जी की ताजपोशी में वो आए नहीं। बाबूलाल मरांडी के भाजपा में आने का वक्त एक लंबा बीत गया, ठीक है। इन दोनों ने कई बार डिस्कशन किया, कई बार मुलाकात किया, तो जो भी मन में अगर किसी का होगा तो वो पूर्ण रूप से समान हो गया। और नेता सामान्य आदमी से इतने परिपक्व होते हैं कि अपने दुश्मनों से भी बहुत दिल खोल के मिलते हैं। और कोई सवाल है सनी? कार्तिक दत्ता जी पूछे हैं कि बाबूलाल मरांडी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या भाजपा में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले की वापसी भाजपा में हो जाएगी? सरयू राय को लेकर के हम लोग कुछ दिन के बाद एक करेंगे भी चर्चा कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, और सरयू राय किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और अब झारखंड बीजेपी के लोग भी जो है यह चाह रहे हैं कि सरयू राय की वापसी हो जाए, लेकिन कुछ एक चीज़ है, राष्ट्रीय नेतृत्व से जो खबरें मिलती है कि
वहाँ पे कुछ लोग हैं जो नाराज़गी की वजह है कि पिछले चुनाव में जिस तरीके से सरयू राय ने भूमिका निभाई विधानसभा के चुनाव में और जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा, उसको लेकर के कुछ नाराज़गी है। लेकिन ये नाराज़गी अब दूर होती हुई दिख रही है और हो सकता है कि आने वाले महीनों में जो है सरयू राय की वापसी भी हो जाए। हाँ, वो काले जी के बारे में पूछ रहे थे। काले जी अर्जुन मुंडा जी के भी बहुत करीबी रहे हैं, कई बार तो इतने करीबी रहे हैं कि उनको जब अध्यक्ष पद दिया गया था उसमें भी अर्जुन मुंडा जी की एक भूमिका थी। अगर बाबूलाल इनिशिएट करे, अर्जुन मुंडा जी इनिशिएट करें तो ये संभव हो सकता है कि ये दोनों नेता की घर वापसी हो सके, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होगा। और कुछ सवाल तो कई आ रहे हैं। ये जयदीप एस जी लिख रहे हैं कि पूर्वी सिंहभूम में बाबूलाल जी का क्या असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ के 5 सीट जो है वो जेएमएम के पास है। हाँ, लेकिन यही तो चुनौती है और इसी के लिए तो लाया गया है बाबूलाल मरांडी को। ये जो ट्राइबल इलाकों में जो है, जो आदिवासी बहुल जो सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा की हों या फिर विधानसभा की हों, वहाँ पे कैसे भाजपा लीड करे, और इसी को लेकर के जो है बाबूलाल मरांडी को जिम्मेवारी भी सौंपी गई है और उनकी चुनौती भी यही होगी कि ट्राइबल सीटों पे खास करके, तब जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 28 रिजर्व सीटों में से 26 पर अपना जीत दर्ज किया, बाबूलाल मरांडी आने के बाद जो है क्या होगा, तो एक चुनौती भी है। बोल के ख़त्म करेंगे चूँकि संदर्भ भी आ गया उन जगहों का, जमशेदपुर और आसपास और खासकर महतो समाज से भी। तो बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर से अपने सांसद जिता चुके हैं और ये माना जाता है कि जमशेदपुर में अगर महतो समाज का आशीर्वाद नहीं रहेगा तो लोकसभा तो कम से कम नहीं निकलेगा। डॉक्टर अजय को जिताया था उन्होंने, बिल्कुल जेबीएम में रहते हुए। है जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार जमशेदपुर सीट को जो है सर्वे में दिखाया गया है कि बीजेपी लूज कर रही है। इतने बीजेपी जो आंतरिक जो सर्वे है पार्टी का, चूँकि पार्टी अलग अलग तरीके से कई लोगों से सर्वे कराती है, उसमें 6-7 सीट चिन्हित किए गए हैं कि ये जो कैंडिडेट अभी मौजूदा सीट पे हैं, जैसे खूंटी का सीट भी जो है उसको रेड जोन में रखा गया है कि अर्जुन मुंडा वहाँ से लड़ेंगे तो उतने जीतने लायक जो है वो परिस्थितियाँ अभी नहीं बन पा रही है, तो उसमें एक जमशेदपुर भी है। हाँ, वो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया, बाकायदा पार्टी ने एक समाज के वर्ग ने मैसेज भिजवाया पार्टी तक कि हमारी नाराज़गी है इन विषय को लेकर, कुर्मी समाज का। हाँ, एक अजीत कुमार जी का सवाल आया है, इनके सवाल में एक सवाल मैं जोड़कर पूछूंगा। ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाबूलाल जी संथाल से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्या हेमंत सोरेन के अगेंस्ट में चुनाव लड़ सकते हैं, क्या ऐसा होगा? हेमंत सोरेन जी लोकसभा नहीं कंडक्ट करेंगे, विधानसभा की बात हो रही है। पहले तो लोकसभा में जैसा उनका था कि लड़ पाएंगे कि नहीं संथाल से, तो उम्मीद तो जो उनके सूत्र हैं यही बता रहे हैं कि बाबूलाल जी लोकसभा कंडक्ट नहीं करेंगे। वो धुआंधार प्रचार करेंगे और लोकसभा में चाहेंगे कि अपने कैंडिडेट को जिताएं, लेकिन अगर पार्टी को मिला मौका तो दुमका से उम्मीदवार हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर इसकी संभावनाएं कम है। दूसरा अगर कोई सवाल है सनी का, आखिरी सवाल आप ले लीजिए क्योंकि लाइव लंबा हो रहा है। ये अमल पुष्प आनंद जी लिख रहे हैं कि बाबूलाल जी जब से बीजेपी में वापस आए हैं किसी न किसी तरीके से बीजेपी उनको बलि का बकरा बनाने में लगी है। झारखंड बीजेपी मतलब रघुवर दास, बाकी सब टाइम पास है। और कुर्मी वोट के लिए आप लोग क्यों परेशान हैं? जहां जो पार्टी कुर्मी को टिकट देती है कुर्मी उसी को वोट करता है। ये इनका कहना कुछ हद तक ठीक भी है। अमल पुष्प आनंद मेरे फेसबुक फ्रेंड भी हैं, और ये जो सवाल है इनका कि बाबूलाल जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इनको कुछ है नहीं, बीजेपी का अगर कोई नेता है तो वो रघुवर दास है, ऐसा अमल पुष्प आनंद बोल रहे हैं। नहीं तो मैं तो इनको नहीं जानता, लेकिन इनके लेखनी से इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इनकी उम्र 35 प्लस नहीं है। नहीं, 35 प्लस है। नहीं तो तब इनकी याददाश्त जो है, पांडे जी कहना चाह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे वो कार्यकाल ये देखे नहीं। हाँ, और रघुवर दास नहीं, इनको याद जरूर होगा, देखे होंगे कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है जितनी इनकी उम्र हो रही है आपसे उम्र दराज है। हाँ, तो वो अगर आप दौर देखेंगे तो किसी टाइम में जब बाबू उम्र को लेकर के नाराज ना हो जाए। नहीं, मतलब कहने का मतलब वो ख्याल में, जहन में वो बातें होंगी कि नहीं। रघुवर दास जब डिप्टी सीएम या मंत्री हुआ करते थे बाबूलाल के में या उससे पहले अर्जुन मुंडा में, तो उस जमाने में रघुवर दास का नाम नहीं लिया जाता था।
अगर कल मान लीजिए कोई अचानक से नया नेता क्रिएट हुआ तो हम लोग उस पर चर्चा करने लगेंगे। तो ये दौर और वो दौर का अंतर है। और रघुवर दास को वो मान लीजिए अगर चाहते हैं, वो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, तो वो सही बात है, कह रहे हैं कि भाई, और ये जो लाइन कह रहे हैं कि बाबूलाल को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, पार्टी तो कह रही कि हम सम्मान दिए, 14 साल के बाद आया विधायक दल का नेता इनका बनाया। कहना ऐसा है बाबा, जैसे हम लोग की तरफ जो आषाढ़ी पूजाई होता है, तो वो जो कबूतर वगैरह पड़ता है पुरखों के नाम पे, तो पहले खिलाया पिलाया जाता है और बाद में बलि दे दिया जाता है। तो बाबूलाल को लेकर के बोल रहे हैं कि ये जो पूरा साज सज्जा किया जा रहा है, JMM भी ये कुछ होगा नहीं इससे। जेएमएम का बोलना वाजिब है, लेकिन अगर बाबूलाल जी परफॉर्मर निकल गए, ये लास्ट ओवर खेल रहे हैं अपने पॉलिटिक्स का, अगर लास्ट ओवर में 6 छक्का लगा दिया, जो भारत में देखा गया है कि संभव है, तो फिर क्या, मतलब फिनिशर नहीं, फिनिशर तो हैं। हाँ, फिनिशर है, वही पूछ रहे हैं। हाँ, बाबूलाल बहुत अच्छे फिनिशर हैं। कैसे? उनके पार्टी में संसाधन की भी कमी थी, उनके पार्टी में बहुत सारी चीज़ें कमी थी, फिर भी इतना कम समय में पार्टी जनरेट करके 6-7 विधायक जीत लाते थे, 11 विधायक तक ले आए। एक बार तो खिलाड़ी भाग जाता था, ये फिर कैप्टन तो उस हिसाब से अगर देखिएगा तब तो कैप्टन तो उतने शानदार नहीं है, इनका खिलाड़ी भाग जा रहा था। कैप्टन की चिंता नहीं, कैप्टन मोदी है, अब इनको सिर्फ खिलाड़ी ट्रेंड करके टीम में लाना है, बाकी उन वो टीम में रहे हैं उसके लिए असल चिंता चीज यही है कि भले ही बाबूलाल मरांडी को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि वही पार्टी में जो है सब कुछ है, लेकिन पांडे जी जो बोल रहे हैं कि कैप्टन मोदी ही हैं, इनको सिर्फ अपने खिलाड़ियों को ट्रेंड करने की जिम्मेवारी मिली है। और बाबूलाल मरांडी का जो पुराना जो इतिहास रहा है कि वो ऐसे लोगों को ट्रेंड करते रहे हैं और चुनौती उठाते हैं। सबसे बड़ी बात, जब एक समय था जो जेएमएम के झंडा के अलावा कोई और दूसरे दल का कोई झंडा नहीं पकड़ना चाहता था संथाल परगना में, उस दौरान बाबूलाल को जिम्मेदारी दी गई और संथाल में उन्होंने अपना फतेह किया, तो एक नई जिम्मेदारी मिली है। पास होंगे फेल होंगे ये 24 में पता चल जाएगा। ये तो खैर चुनाव में ही पता चलेगा। सनी, कोई और सवाल है? कई लोग लगातार, ज़्यादातर लोग अपने मन की बात ही लिख रहे हैं, सवाल कम ही है। एक ये खबर दे रहे हैं, लग रहा है हम लोगों को, ये महेश प्रधान जी हैं, लिख रहे हैं कि खबर मिल रही है कि ईचागढ़ से अरविंद सिंह भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि चुनाव जितना नज़दीक आएगा, इसी चुनाव आएगा तो ये तो आम एक प्रक्रिया है कि इस दल के लोग उस दल में जाएंगे ही। ये एक लिख रहे हैं कि कार्तिक दत्ता अभी सवाल पूछे थे, वो पूछ रहे हैं कि अमरप्रीत सिंह काले को चुनाव लड़ाएगी क्या भाजपा, अगर भाजपा में वापसी होती है तो? वो एक प्रबल दावेदार थे, इसमें कतई संदेह नहीं है, क्योंकि एक लंबे अरसे से पार्टी में थे और जमशेदपुर में मुझे नहीं लगता है कि अब जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है वो उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। नहीं, अगर अभी भी मान लीजिए वहाँ पे अगर चुनाव लड़ाने की बात आएगी तो वो उनका भी नाम एटलीस्ट कम से कम जिला से तो प्रदेश तक भेजा जाएगा। तो फिलहाल आज के इस लाइव में इतना ही। आप रोजाना की तरह आज भी जुड़े, उसके लिए तो सबसे पहले शुक्रिया। और शेयर कीजिए, आप लोग शेयर करने में काफ़ी कंजूसी कर रहे हैं। हम लोग आप ये भी लिख सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं जाके कि भाई आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि क्लियरेंस हो। डिबेट का मतलब यही होता है कि आपकी समझ थोड़ा और व्यापक हो। जितनी हमारी समझ है हम उतना ही कर पाएंगे। हम दावा नहीं करते कि पूरी दुनिया जहान की जानकारी आपको दे देंगे, पर टॉपिक आप भी डिसाइड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अध्ययन करके उस पर भी आप तक जानकारी पहुंचाए। और थोड़ा शेयर कीजिए ताकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। सीधी बात कीजिए, नेताओं की तरह क्यों बात कर रहे हैं? रोटी का भी सवाल है, शेयर कीजिएगा तो रोटी ज़्यादा मिलेगी। थोड़ा हम लोग भी मोटे हो सकते हैं, आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। संजय जी का तो पेट निकल गया। तो आज के लाइव में इतना ही। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।